Just a second. Please take out your notebooks, switch on your cameras, everyone. Until unless I tell you guys, you don't switch on your cameras. This is a normal routine. सर लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? Lateral displacement किस टर्म्स में पूछ रहा है? एक सेकंड। हाँ लिखा तो पढ़ के बताओ तो बताते हैं lateral। मतलब वो हमारा वो एक एक्सपेरिमेंट था ना प्रैक्टिकल फाइल में, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट थ्रू ग्लास स्लैब। लैटरल डिस्प्लेसमेंट जब ये रिफ्रैक्शन होता है ग्लास स्लैब के थ्रू, तो जैसे मान लो ये तुम्हारा, एक मिनट, अगर हम हमारा ग्लास स्लैब है लेट्स से, उस ग्लास स्लैब के थ्रू लेट्स से ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये नॉर्मल है, तो पहले ये जब रेयर टू डेंसर जाएगा इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर जब डेंसर टू रेयर जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो एक्चुअल पाथ था, उस पाथ से ये इतना डिस्प्लेस हो गया है, जो एंगल जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है उसके बीच में देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट विच इज हैपनिंग। एक्चुअल पाथ तो ये होता ना, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट वुड हैव गॉन स्ट्रेट, but actually light is going in this direction, so there is some displacement which is happening. This displacement is known as lateral displacement. ठीक है, दिस लैटरल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है, अभी हम लोग करेंगे भी मेरे ख्याल से, हाँ इसी में करेंगे। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, ऐसे करके फॉर्मूला होता है। म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, t थिकनेस है, इसका ये थिकनेस है, तो ये होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जहां तक हमको याद है। एक सेकंड, ठीक है। उसके अलावा एक और फॉर्मूला तुम्हारे बुक में जो लिखा हुआ है, फिर वो जब आएगा तो हम लोग आगे समझ बालक। यस सर। यस हाँ जी, सो वर्क एनर्जी थ्योरम से स्टार्ट करना है हम लोग को। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, इट एक्सेलरेट्स द मोशन एंड thus increases the kinetic energy of the body. This increase in kinetic energy is equal to the work done by the force on the body, and this is called work energy theorem. मतलब कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कोई भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे आपने, ये ऑब्जेक्ट है, आपने इस पे एक फोर्स लगाया, इस फोर्स के वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट, लेट्स से डी डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो जो वर्क डन है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट व्हिच यू आर अप्लाइंग। दिस वर्क डन कहाँ जाएगा? ये वर्क डन, वर्क जो आप कर रहे हो इसके ऊपर है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। So the energy which we are spending and doing some amount of work to displace this block is being stored as kinetic energy into this, है ना। जब हम लोग पुश करेंगे कोई ऑब्जेक्ट को, उसका स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज करेगा ना, एक्सेलरेट करेगा, स्पीड इंक्रीज करेगा,
स्पीड इंक्रीज करेगा तो ये क्या हो रहा है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप तो आ नहीं रहा है, तो तुम जो वर्क डन कर रहे हो, जो तुम अमाउंट ऑफ वर्क बाहर से कर रहे हो, दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो द एनर्जी विच वी आर स्पेंडिंग is utilized in doing some work, and that work is being stored as kinetic energy in that object, means this work is converted into kinetic energy. So whatever work is done by an external force, when a force is applied on an object, then that work done is equal to change in kinetic energy. So this is work energy theorem. तो work energy theorem का पहले तो अगर definition लिखें, यानी कहाँ गायब हो जाता है। So force is done, there is some displacement happening, and let's say finally this object is coming here, displacement is d. So work done is force into displacement, and work energy theorem states that work done is equal to change in kinetic energy, which is final kinetic energy minus initial kinetic energy. So this is work done. Final kinetic energy minus initial kinetic energy. तो अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो स्टेटमेंट इसका होता है वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग अ बॉडी in the same direction is equal to the increase in kinetic energy. So work done by a force in moving a body is equal to increase in kinetic energy. So this is work energy term. Clear है बच्चों? Yes. Yes. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Done? अनवी हो गया बेटा? Yes, sir. Now the proof of work energy theorem. So proof of work energy theorem, see, we know that force is equal to mass into acceleration, right? Short form में लिखें तो F is equal to m into a, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है? उसके अलावा
work done is equal to force into displacement. So W is equal to F into D. Now इसको मान लो D के जगह S यूज कर लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब इसके बाद ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. हमारे पास है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उसका इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v हो गया, राइट, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो s है और एक्सेलरेशन a है. तो इससे आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से. सो जो डिस्प्लेसमेंट s होता है, दिस इज v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, ये थर्ड इक्वेशन. अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो हमारा आ जाएगा वर्क डन फोर्स के जगह फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 तीनों को ये इंक्लूड कर दो. तो फोर्स का वैल्यू यहाँ से डालेंगे और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहाँ से डालेंगे. वर्क डन इज फोर्स दैट इज ma into displacement v square minus u square by 2a. अब देखो ये एक्सेलरेशन कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, हाफ m कॉमन ले लो बाहर, अंदर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू half mv square minus half mu square, which is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. Right? That is increase in kinetic energy. तो यही तो है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. तो ये हमारा प्रूफ हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम. समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes. ये डेरिवेशन कभी कभी आता है वर्क एनर्जी थ्योरम का, तो ये पता होना चाहिए डेरिवेशन में. आकांक्ष लिखा? Yes. कबीर? Yes. मन्यू लिख रहा हो ना? मन्यू लिख रहा हो? हाँ, तुम स्क्रीन पे कुछ चलाया रहता है क्या? स्क्रीन पे तो ऐसे देख रहा होता है जैसे कि पता नहीं इधर निकल के आ जाएगा मेरे स्क्रीन पे. सर वॉल्यूम में दो एक सेकंड. सबने लिख लिया ना? तो वही चीज ये यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे ये प्रूफ यही चीज दे रखे हैं. ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक. अब forms of kinetic energy. So there are three forms of kinetic energy. So a body can have three type of motion. One is translational motion, other is rotational motion, and the third is vibrational motion. So for every kind of motion, there is a different type of kinetic energy. So kinetic energy for the first type of motion, it will be translational kinetic energy. अगर rotational motion है तो rotational kinetic energy होगा,
और अगर वाइब्रेशनल मोशन है तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो now there are three types of kinetic energy. So three types of kinetic energy. पहला है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। So translational kinetic energy क्या है? The motion of a body in a straight line path is called translational motion. तो motion जब straight line path में होता है तो translational motion होता है, and the kinetic energy of the body due to motion in a straight line is called translational kinetic energy. So this kinetic energy due to motion in straight line. तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। जैसे एग्जांपल क्या है? अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, अगर एक कार है ये स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है तो दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन इन अ स्ट्रेट पाथ अगेन इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। नाउ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. So if a body rotates about an axis, the motion is called rotational motion, and the kinetic energy of the body due to rotational motion is called rotational kinetic energy, or simply the rotational energy. So kinetic energy due to rotational motion about an axis is called rotational kinetic energy. Example is spinning top. जो हम लोग वो लट्टू घुमाते हैं ना, वो spinning top is an example. Rotating wheel and a rotating fan, these are all examples of this. Now vibrational kinetic energy. If a body moves to and fro about its mean position, the motion is called vibrational motion. And kinetic energy of the body due to vibrational motion is called vibrational kinetic energy. So kinetic energy due to vibrational motion वाइब्रेशनल मोशन के ब्रैकेट में लिख लेना टू एंड फ्रो मोशन. So kinetic energy due to vibrational motion, that is to and fro motion, is called vibrational kinetic energy. एग्जाम्पल क्या है? एक वायर को अगर आप लोग स्ट्रेच कर लेते हो, है ना, एक वायर को स्ट्रेच करके लगा लो और यहाँ पे इसमें वाइब्रेट कर दो, जैसे प्लग कर दो इसको, तो लेट्स से दिस इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम दीज टू एंड, तो इसको प्लग करोगे तो ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा ऊपर नीचे, राइट. तो ये जो वाइब्रेशन है, दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड वाइब्रेशनल, और इस एनर्जी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये एनर्जी वाइब्रेशनल काइनेटिक.
सिमिलरली एक स्टील स्ट्रिप ले लो और इसको इस एंड पे फिक्स कर दो. सो लेट्स से दिस एंड इज फिक्स्ड. अब इसको यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे टू एंड फ्रो मोशन में देखें तो ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा, राइट, ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा. तो ये जो वाइब्रेशन होगा, अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. क्लियर बच्चों? Yes. So these are the different forms of kinetic energy. Now, distinction between potential energy and kinetic energy. So if you see this, so potential energy and kinetic energy, right? So पहला potential energy क्या है? It is so it is energy. Potential energy is energy possessed by a body due to its change position or change size and shape. तो पोजीशन के वजह से या उसके साइज और शेप के वजह से जो एनर्जी होता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. एंड एनर्जी possessed by a body due to its state of motion, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के वजह से जो एनर्जी होता है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. सो energy possessed by a body due to its position, size and shape is potential energy. And energy possessed due to the speed, right, due to the motion is called kinetic energy. Now second wala, it is equal to work done in bringing the body to its change state. तो जो भी वर्क डन आप करते हो इसके स्टेट को चेंज करने के लिए, दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. और जो भी वर्क डन करते हो आप इसके स्पीड को चेंज करने के लिए, दैट इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क दैट अ मूविंग बॉडी कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट. मतलब स्पीड में चेंज की वजह से जो वर्क डन होगा, दैट इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी. Now third है, it can change only in the form of kinetic energy. So potential energy can always be changed in the form of kinetic energy only, है ना. And kinetic energy can be changed into any other form. So कभी भी जब potential energy को आप change करोगे तो kinetic energy के form में ही change होगा. और जो kinetic energy है, it can change in any other form. मतलब हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. बट पोटेंशियल एनर्जी बस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. नाउ फोर्थ वाला है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी, बिकॉज इसमें स्पीड मोशन तो है नहीं ना. पोटेंशियल एनर्जी में मोशन का कोई रोल है नहीं, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड. बट काइनेटिक एनर्जी डज डिपेंड ऑन द स्पीड ओनली. सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द बॉडी ओनली. Potential energy does not depend on the speed. So this is the distinction between kinetic energy and potential energy. You need to remember all this, right? तो इसको जो notes बना रहे हो वहाँ पे लिख लेना है इसको. Now next point is conversion of potential energy into kinetic energy. So potential energy changes into kinetic energy whenever it is put to use. तो जब भी आप इसको यूज करोगे पोटेंशियल एनर्जी को, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में, और उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हो. मतलब काइनेटिक एनर्जी इज द यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. मतलब इसको आप स्टोर कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को. बाकी उसको कन्वर्ट अगर यूज करना है तो पहले उसको हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और बाद में उसको यूज करेंगे. क्लियर बच्चों? So potential energy changes into kinetic energy whenever it is put to use. So example, a stone at a height has the gravitational potential energy which is equal to the work done in moving the stone to that height against the force due to gravity on it. Now when the stone is made to fall on a nail standing on the wooden piece, the nail begins to penetrate. The reason is that as the stone starts falling, its potential energy begins to change into kinetic energy. The falling stone now has both potential energy as well as kinetic energy. When it strikes the nail, stone does work on the nail,
the kinetic energy of the stone changes into kinetic energy of the nail, due to which the nail moves into the wooden piece. So, as discussed, so you can write down potential energy changes into kinetic energy So potential energy changes into kinetic energy whenever it is put to use. तो जैसे अभी एग्जाम्पल बता रहा है कि यहाँ पे लेट से एक नील है ना वुडन ब्लॉक के ऊपर, और एक स्टोन है जो इसके ऊपर गिर रहा है। तो ये जो स्टोन किसी हाइट तक, पहले तो इसको उठा के स्टोन को किसी हाइट h तक लेके जाओगे तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा mgh स्टोर हो जाएगा। जैसे जैसे स्टोन नीचे आएगा, दिस पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। So here at this point you will have, this stone will have kinetic energy plus potential energy both. At any height other than the maximum height, it will have both kinetic energy and potential energy. So what happens, this potential energy at the top is getting converted into kinetic energy here, and as the ball falls down and it is about to hit this nail, it will have only kinetic energy. So all the potential energy would have been converted into kinetic energy, और जब ये बॉल इसके ऊपर गिरा तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, इसको जो काइनेटिक एनर्जी है इसको ड्राइव करके नीचे नीचे अंदर की तरफ ड्राइव करता चला जाएगा। तो फाइनली 3-4 बार जब ये बॉल गिरेगा तो ये पूरी तरह से नेल अंदर जा चुका है, राइट। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट एग्जांपल से। दूसरा क्या है, वाउंड अप वॉच स्प्रिंग has an elastic potential energy which is equal to the work done in bringing it to the wound up state. So as the spring unwinds itself, the potential energy stored in it changes into kinetic energy, which does work in moving the hands of the watch and thus changes into kinetic energy of the hand. मतलब कि एक स्प्रिंग होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि पुराने जमाने में वॉचेस के अंदर एक स्प्रिंग हुआ करता था। अब जैसे ही आप चाबी लगाओगे घड़ी को, तो चाबी लगाने से क्या होता था कि यहाँ पे जो वॉच में इस तरह से स्प्रिंग था, जब आप चाबी लगाओगे तो ये बहुत टाइटली वाइंड हो जाता है, ऐसे हो जाता है, और जब इसको रिलीज करो तो धीरे धीरे क्या होता था, ये वाइंडिंग खुलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, है ना, डिस्टेंस इसके बीच में इंक्रीज होता जाएगा तो वाइंडिंग बड़ा होता जाएगा। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये कन्वर्ट कर जाएगा जो हमारे पास जो वॉच के डायल के ऊपर जो ये मिनट हैंड या फिर आर हैंड है, उसके मूवमेंट में ये हेल्प करेगा। सो पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इनसाइड दिस वॉच का स्प्रिंग, दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वॉच का नीडल। क्लियर है? Yes. Yes. कबीर कहाँ भाग गया? क्या ऑफ करके कहाँ चला जाता? सो जाता है क्या? फिर ऑफ क्यों कर लेता है? समझ नहीं आता हमको। रीजन कुछ पर्टिकुलर, ज्यादा स्मार्ट लगने लगा कि कैमरा फट जाएगा इसीलिए थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लेता है। कैमरा भी तो बर्दाश्त नहीं कर पाता होगा ना स्मार्टनेस को। तुम्हारे आकांक्ष हंस रहा है लेकिन छुपा रहा है अपने हाथ रख के। उपमन्यु किसी और दुनिया में है, टीवी पे कुछ और चल रहा है और उपमन्यु कहीं और है। सादे को नींद आ रही है। सही में साद? No, sir. थ्योरी है, थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, क्या करो। थर्ड वाला, when the string of a bow is pulled, some work is done, okay, which is stored in the deformed state of the bow in the form of elastic potential energy,
On releasing the string to shoot an arrow, the potential energy of the bow changes into the kinetic energy of the arrow, which makes it move. मतलब कि अगर हमारे पास ये, पता नहीं धनुष बना पाऊंगा कि नहीं, श्री राम जी बना सकते हैं हम तो यू नो दिस इज द बो बेसिकली, और यहाँ पे एक लेट्स से एरो लगा है। तो जब हम लोग ये इसको पुल करेंगे पीछे, यू नो it will become something of this shape, right? And then we release, तो ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ये एरो के, और वो एरो तेजी से मूव करेगा, राइट? फोर्थ वाला क्या है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज एन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स कंप्रेस्ड स्टेट, सो व्हेन इट इज रिलीज्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग changes into kinetic energy which does work on the ball placed on it. तो आप ये एग्जाम्पल इस तरह से आप देखो, इस एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो बॉल है, इससे क्या हुआ, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। स्प्रिंग कंप्रेस हो गया तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, और जैसे ही जब इसको रिलीज करोगे, जब आप इसको रिलीज करोगे तो इट विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल शेप, है ना, नॉर्मल साइज। एंड व्हेन इट कम्स बैक टू द नॉर्मल साइज, दिस ball is being released at the top and flies away on releasing the spring. Clear, बच्चों? Yes, sir. Now there are different forms of energy. अब तो बिल्कुल ही theory आ जाएगा basically. So nature has provided us energy in forms, namely solar energy, heat energy, है ना, और radiant energy जिसको हम लोग कह रहे हैं. Third is light energy. Fourth is chemical energy. Then we have hydro energy. Then electrical energy, nuclear energy, geothermal energy, wind energy, sound energy, magnetic energy, and mechanical energy. So these are different forms of energy. We'll learn about each of these energies one by one. So देखो, solar energy, the energy radiated out by the sun is called solar energy. सबका basic definition बस याद कर लेना कि solar energy क्या है ना? So अगर हम लोग देखें यहाँ पे, so solar energy, what it is, the energy radiated out by the sun is called solar energy. So solar energy हम लोगों को पता है कि we can use it in solar cookers, we can use it in solar panels, right? So solar energy is basically alternative source of energy, जिसको हम लोग ये भी कहते हैं कि this form of energy will never get exhausted. So inexhaustible source of energy भी इसको कहते हैं, या renewable source of energy भी कह सकते हैं, right? So alternative source of energy, inexhaustible source of energy, और renewable source of energy, ये सारा solar energy हो गया. So solar energy cannot be directly used to perform work because it is too diffused and it is not always available uniformly. However, a number of devices such as solar panels, solar furnaces, and solar cells, etc., have been invented to make use of solar energy. तो क्या क्या devices हैं? पहला solar panels है, फिर solar furnaces है, और तीसरा solar cell है ना? तो ये तीनों को हम लोग use करते हैं. We make use of it. To make use of solar energy, we use each of these devices. Now, first is solar panel. Solar panel क्या करेगा? It consists of a black painted metal surface which absorbs the sun's energy and heats water in its contact. तो solar panel क्या करता है? ये basically generally हम लोग solar water heater जो हम लोग top में लगाए हुए हैं, अपने अपने रूफ टॉप पे लगे रहते हैं. आजकल जितने भी हमारे होटल्स वगैरह हैं, उन सब में ये सोलर पैनल्स मैंडेटरी है बेसिकली. तो ये सोलर पैनल ऐसे लगा हुआ रहता है छत के ऊपर. अब जो भी सन इसके ऊपर आएगा, दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लैक कलर पेंट विच इज सिल्वर ब्लैक ऐसे रहता है. तो ये इसके ऊपर आएगा, उसको वो स्टोर करेगा, और इसके पीछे एक मेश टाइप का रहता है, इस तरह से पाइपलाइन जैसा रहता है. इस पूरे पैनल के अंदर एक पाइपलाइन, पीछे की तरफ पाइपलाइन होता है. तो जो भी सन आया तो ये पाइप के अंदर जो वाटर होता है उसको हीट करता है, और वो वाटर जाके स्टोर हो जाता है टैंक्स में. और जब भी आप
हॉट वाटर के लिए ऑन करोगे तो आपको वो टैंक से हॉट वाटर मिलेगा, ठीक है। तो ये दिस इज जो हम लोग घर में हमारे जो सोलर वाटर हीटर लगा, घर में नहीं मतलब होटल्स वगैरह में हम लोग जाते हैं तो जो हॉट वाटर हम लोग यूज करते हैं, दीज आर ऑल बाय यूज्ड बाय दिस सोलर पैनल्स ओनली, heated up by solar panels. Then we have solar furnaces. So solar furnace has a large aperture parabolic mirror which focuses the sun rays on a small area. तो बेसिकली यहाँ पे इस तरह का पैराबोलिक मिरर रहता है ऐसे, और जो भी सन रे इसके ऊपर आ रहा है, ये सारा सन रे ये सब रिफ्लेक्ट होके एक ही पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होगा, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये सोलर फर्नेस इसको बोला जाता है। इस पॉइंट के ऊपर अगर मतलब बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, व्हाई? बिकॉज ऑल द सन्स रेज आर गेटिंग you know it's all getting concentrated at this particular point, and that's why the heat of this point is very high. So if you even put a metal there, वो metal भी melt हो जाता है, इतना heat रहता है कि वहाँ पे metal को भी melt कर सकते हैं। So this is solar furnace basically. So thus by keeping water at the focus of the mirror, water can be boiled to produce steam. Steam can then be used to drive the turbine of an electric generator so as to obtain electrical energy. Now, third is solar cells. So solar cells are used to convert the solar energy directly into electrical energy. These cells are made up from the thin slices of semiconducting material. However, the efficiency of a solar cell to convert solar energy into electrical energy is very low, right? तो बेसिकली ये जो सोलर सेल्स हैं इसमें पैनल्स लगे हुए होते हैं, सो इसमें जो ये सोलर सेल्स हैं, इन सोलर सेल्स के ऊपर पैनल सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का पैनल लगा होता है। तो जो भी सन का रे इसके ऊपर पड़ेगा वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये सेल कन्वर्ट कर देता है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं। कभी कभी क्या है, सोलर सेल्स में मतलब कुछ बैटरीज भी लगे हुए होते हैं, तो वो जो सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, इसके अंदर जो बैटरी लगा है वो बैटरी उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चार्ज होता है, और जब भी लाइट वाइट कटती है तो हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। या फिर जो तुम्हारा ट्रैफिक लाइट्स वगैरह है तो वहां पे सोलर पैनल्स लगा हुआ रहता है, तो वहां पे सोलर पैनल्स में यही डिवाइस, एक बैटरी लगा होता है, तो दिन भर जो सूरज की रोशनी होती है उससे चार्ज होता है और उसको यूज भी होता रहता है दिन में, और रात में जब देयर इज नो सनलाइट तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हुआ सोलर पैनल्स के अंदर जो बैटरीज में, उसको यूज करके वो रात भर चलता रहता है। इवन दो तो ये डिपेंडेंसी नहीं रहती है कि बिजली चली गई, मान लो कभी कभी जैसे दिल्ली में पहले क्या होता था, लाइट जाती थी तो हाईवेज पे मतलब वो काम करना बंद कर देता था हमारा ये है, अभी जैसे लाइट चली गई तो बैटरी चल रहा है हमारे यहाँ, तो बेसिकली उपमन्यु के यहाँ भी लाइट चली गई तो बाहर कुछ आंधी तूफान आ रहा है। तो ये जो सोलर पैनल्स हैं, ये बेसिकली क्या होता है कि इवन दो लाइट चली गई तो वो बैकअप की तरह काम करता है जिस समय लाइट नहीं होती। नाउ हीट एनर्जी, जो थोड़ी सी लाइट थी वो भी चली गई। चलो, हीट एनर्जी, द हीट एनर्जी रिलीज्ड on burning coal, oil, wood or gas is called the heat energy. Okay, so energy released on burning coal, oil, wood or gas is called heat energy. The steam obtained on heating water possesses heat energy and it has the capacity to do work. In a steam engine, heat energy of steam is used to obtain work, that is mechanical energy. Sun is also a source of heat energy. So we on the earth receive heat energy directly from the sun.
सो बेसिकली जो भी हम लोग ये जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं इन सबको जब हम बर्न करते हैं तो इनको बर्न करने से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग डिफरेंट यूजेस में यूज कर सकते हैं। वाटर को हीट करके स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो जो स्टीम प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या किसी और फॉर्म में यूज कर सकते हैं। नाउ कम्स लाइट एनर्जी। So light energy, it is the form of energy. So light energy is the form of energy in presence of which other objects are seen. So the natural source of light energy is sun. The moon reflects the sunlight at night. So many sources such as fire, burning candle, etc. also give light energy along with the heat energy. So light is another form of energy. And because of which we are able to see things around, and there are various natural sources which produces light energy, for example sun, moon, sun or moon kya hota hai? That reflects the sunlight basically. And then we have other sources of light energy, for example fire, burning candle, etc. These are all examples where light energy along with heat energy is being produced. Fourth form of energy is chemical energy. So energy possessed by a fossil fuel such as coal, petroleum and natural gas is called the chemical energy or fuel energy. These fuels contain chemical energy stored in them. So when fuels are burned, the chemical energy changes into heat energy and light energy. The food that we eat also has the chemical energy in it. Plants convert the solar energy into chemical energy of food during the process of photosynthesis. So a battery has the chemical energy stored in it, and it provides the electrical energy when in use by a chemical reaction which takes place inside it. So ये सारा एग्जाम्पल है केमिकल एनर्जी का। तो जनरली जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, that is being converted into heat energy when they are burnt. और फूड में भी केमिकल एनर्जी है ना, फूड दैट वी ईट हैज स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। ना प्लांट क्या करता है, बेसिकली सोलर एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। और केमिकल एनर्जी ऑफ फूड जब हम लोग when we eat, we use chemical energy in different form, that energy in different forms to do our day-to-day work. और बैटरी क्या है, बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और रिचार्जेबल बैटरी होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। देन फिफ्थ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज हाइड्रो एनर्जी। व्हाट डज हाइड्रो एनर्जी डू? So hydro energy is basically energy possessed by the fast moving water, है ना। जो फ्लोइंग वाटर है उसके अंदर जो एनर्जी होता है that is known as हाइड्रो एनर्जी। सो जितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है वहां पे हाइड्रो एनर्जी किस चीज में यूज होता है, बेसिकली फ्लोइंग वाटर का एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं बेसिकली टरबाइन को रोटेट करने में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। सो the energy possessed by the fast moving water is called hydro energy. This energy is used to generate electricity in hydroelectric power station. For this, water is stored in dams built across rivers high up in the hills, and the water from the dams is allowed to flow down through pipes. तो जब वाटर ऊपर से नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, वो टरबाइंस को रोटेट करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। So kinetic energy of the fast flowing water drives the turbines of the generator to produce electrical energy. Then we have electrical energy. When two dry bodies are rubbed together, कोई भी दो ऑब्जेक्ट को ड्राई ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो उसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, this transfer of electron carries some energy along with it. So when two dry bodies are rubbed together, they get charged due to the movement of free electron from one body to other, so they possess electrical energy.
In an electric cell, as a result of chemical reaction, the movement of ions from one electrode to the other electrode within the cell becomes a source of electrical energy. Seventh one is nuclear energy. So energy released due to loss in mass during the process of nuclear fission and fusion is called the nuclear energy. Right? So nuclear energy में क्या है? Energy possessed, energy released due to loss in mass. Right? तो ये मास डिफेक्ट हम लोग कहते हैं E इज इक्वल टू mc स्क्वायर डेल्टा mc स्क्वायर. आइंस्टाइन का रिलेशन है दिया हुआ, पता है ना आप लोग को, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. Yes. ना, तो ये E इज इक्वल टू mc स्क्वायर का रिलेशन है एनर्जी. तो यहाँ पे जो मास है, दिस मास गेट्स कन्वर्टेड, राइट. सो द एनर्जी रिलीज्ड due to loss in mass during the process of nuclear fission and fusion is called nuclear energy. In both these processes, the loss in mass gets converted into energy in accordance with the Einstein's mass energy relation, that is E is equal to mc square. तो ये जो जितना फिशन प्रोसेस हो या फ्यूजन प्रोसेस हो, दोनों प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी जो मास में जो डिफेक्ट है, जो लॉस ऑफ मास हुआ, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, देखो मास कंजर्वेशन ऑफ मास में हम लोग क्या बोलते थे कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट यहाँ पे वो ट्रू नहीं है. मास कैन बी कन्वर्टेड, है ना, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. सो दिस इज नोन एज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर वाला रिलेशन. So this energy is used in nuclear reactors for the constructive purpose to produce electrical energy and is used in atom bomb for destructive purpose to produce heat and other forms of energy. है ना, तो इंडिया में हम लोग जो है इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और पाकिस्तान में बेसिकली बम बनाने के लिए. तो डिस्ट्रक्टिव पर्पस और कंस्ट्रक्टिव पर्पस का ये एग्जांपल है, ठीक है ना. मतलब लिबरल्स प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं पाकिस्तान को कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सूली पे ना चढ़ाएं कृपया. चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग. जियोथर्मल एनर्जी हमारा है. जियोथर्मल एनर्जी देखो नाम से ही है, अर्थ के अंदर जो थर्मल एनर्जी, जियो मतलब अर्थ, और अर्थ के अंदर जो थर्मल एनर्जी है उसको जो हम लोग यूज करते हैं उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं. सो एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कुछ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होता है, उसके वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है. सो इंटीरियर ऑफ अर्थ gets stored deep inside the earth and is called geothermal energy. This energy heats up the underground water to produce natural steam. Now sometimes this natural steam may burst out from the surface of the earth as hot spring. The electric power companies may drill wells into the earth to tap the natural steam, which may be used to run the turbines of the generator to produce electricity. तो ये लोग पता लगाते हैं, है ना, जो जियोथर्मल साइंटिस्ट होते हैं ना, वो पता करते रहते हैं कि कहाँ पे ऐसा जियोथर्मल स्टीम है, ठीक है, मिल सकता है हम लोग को, जियोथर्मल एनर्जी कहाँ पे स्टोर्ड होगा. वो जब पता लगता है उनको कि कहाँ पे स्टोर्ड है, तो उसको फिर ये लोग टैप करते हैं और उस स्टीम को, कुछ तो नेचुरली बाहर आ जाते हैं स्टीम, और कहीं कहीं पे उस स्टीम को पाइप के थ्रू बाहर निकालते हैं, और वहां पे स्टीम को जो बाहर निकालते हैं ना, उसको हाई प्रेशर से हम लोग टरबाइन को रोटेट करने के लिए यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं. अभी बहुत पूरी तरह से हम लोग इसको यूज नहीं कर पाए हैं, बट देयर आर एक्सपेरिमेंट्स गोइंग ऑन टू यूज दिस एनर्जी, ठीक है. तो हम लोग जियोथर्मल एनर्जी पे रुकते हैं, अगली क्लास में इसके आगे हम लोग करेंगे, है ना. 2-3 पेज और है ये थ्योरी, ये पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि इन सब पे लिखने आता है छोटा सा नोट्स 1 मार्कर में ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जियोथर्मल एनर्जी. तो ये पूरा पैराग्राफ तुमको पता रहेगा तभी तो कुछ शॉर्ट नोट लिख पाओगे ना, है ना. सो व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी, या फिर कैसे हम लोग टैप करते हैं, तो एक बार बात कर लेंगे सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी के लिए, तो हमारा ये 2B भी खत्म हो जाएगा, ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास वी शैल एम टू फिनिश दिस 2B एंड डू सम एग्जांपल्स, सॉल्व एग्जांपल. ओके, बाय बच्चों, बाय, टेक केयर एवरीवन. Thank you, sir. Bye, sir. Yes, sir.